9th क्लास, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 12, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सभी ऑर्गेनिजम्स को भोजन की जरूरत होती है। भोजन में उन्हें क्या चाहिए? फूड सप्लाई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल दीज आर रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड गुड हेल्थ। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो रिक्वायरमेंट द गुड फूड्स। तो प्लांट्स को भी जरूरत होती है और एनिमल्स को भी। मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। एंड द एग्रीकल्चर, अब एनिमल्स को सुरक्षा देने के लिए हम एनिमल्स हस्बेंड्री बनाते हैं जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी प्रोटेक्शन देने के लिए हम नर्सरी बनाते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी होते हैं, पार्क होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे लिए इंडिया इज ए वेरी पॉल्यूअस कंट्री। भारत में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन पीपल। लगभग हम 100 करोड़ से ऊपर है, लेकिन आज की डेट में हम 150 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। तो जब ज्यादा लोग होंगे तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। पॉल्यूशन भी होगा, हमें भोजन की भी ज्यादा जरूरत होगी। वी रिक्वायरमेंट मोर फूड, सो वी शुड improvement in our food and crop. Eat, we get the good harvesting, right, for the populations. So living, the question that become, how do we increase the yield of crop and living stock? तो सबसे पहले हमें भोजन कहाँ से अच्छा मिलेगा? जब हमारी फसल अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तभी हम अच्छा भोजन खा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब कहता है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप। अब फसल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना होगा? हमें अच्छा यूरिया की जरूरत पड़ेगी, हमें सॉइल को फर्टिलाइज करना पड़ेगा, समय समय पे पानी देना होगा। और जहाँ पर 1 क्विंटल ग्रेन होते हैं वहाँ हार्वेस्टिंग के द्वारा, गुड मैनेजमेंट के द्वारा हमें 1.5 या उस क्रॉप को डबल करने की कोशिश करनी होगी। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि वेजिटेबल, स्पाइस एंड फ्रूट प्रोवाइड रेंज ऑफ मिनरल्स इन एडिशन। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? फसल से मिलती है, यानी भोजन से मिलती है। और ये भोजन हमें फसल से मिलता है। इज दैट क्लियर? ये सभी चीजों में सारी चीजें नहीं होती। किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में मिनरल्स होता है, किसी में फैट होता है। क्लियर? आगे अब द खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। खरीफ का मौसम कब से होता है? जून से लेके अक्टूबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितने मंथ हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने, राइट? तो अक्टूबर, ये जून से पहले भी कुछ टाइम आ सकता है और अक्टूबर के बाद भी। तो खरीफ होता है जो ये कौन सा होता है? गर्मियों वाला। अब विंटर सीजन होता है जिसे रबी सीजन कहते हैं, जो नवंबर से अप्रैल का होता है। एक पैडी होता है। अब इसमें क्या होता है? पैडी होती है, सोयाबीन होती है, पीजन, बाजा, ये सब फसल खरीफ क्रॉप्स क्या है? ये खरीफ। अब सर्दियों में क्या होता है? आपने देखा होगा सरसों, वीट्स, ये रबी का, राइट? आपको पता है गोभी होती है, आती है, मूली आती है, साग आता है, पालक आता है। पालक तो पूरे मौसम में रहता है, लेकिन सरसों सर्दियों में ही आती है। तो ये सब चीज रबी क्रॉप्स होती है। इन इंडिया देयर हैज बीन 4 टाइम ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। अब भारत की जो 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई जब हमने यहाँ जनगणना की थी। अगर 1952 में हम लोग 100 थे
तो 2010 में हम कितने थे? 400 थे, 4 गुना बढ़ गए। अब आज क्या है? 2025, तो अप्रोक्सीमेटली हम 5 to 6 टाइम है, राइट। आज की डेट में हम और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें क्या है, जमीन तो नहीं बढ़ी, खेत तो नहीं बढ़े, खेत कम हो गए लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई। पहले पॉपुलेशन कम थी तो खेत ज्यादा थे लेकिन पैदावार भी कम होती थी। इसलिए हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट को मैनेज करना होगा। अब इसमें इन सब के लिए फर्स्ट द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी टू इम्प्रूविंग द, अब फसल को अच्छा करने के लिए हमें मेन कदम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, फसल अच्छी उगानी है। दूसरा प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। तीसरा क्रॉप मैनेजमेंट, हम बढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसमें क्या है, बीच में जानवरों ने खा लिया, कीड़ा लग गया, तो उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप वैरायटी, वैरायटी क्या होती है? अच्छी क्वालिटी की हो, क्वालिटी तो होती है वैरायटी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? फसल को अच्छी क्वालिटी का हो। अब जैसे आपने देखा होगा कि पहले गवावा जिसे कहते हैं अमरूद, छोटा छोटा आता था, आज बड़ा बड़ा, तो हमने क्रॉप वैरायटी चेंज कर दी। पहले मैंगो एक लिमिटेड था, आज मैंगो भी डबल डबल हो गए, नहीं, टमाटर भी बढ़ गए, गोभी भी बढ़ गई, मूली भी बढ़ गई। तो क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई। इज दैट क्लियर? कोई शक? तो ये सब किसके द्वारा? इंटरजेनेटिक बिटवीन, हमने क्या करा? उसमें इंटरजेनेटिक रिएक्शन किया, हमने उसकी पैदावार को बढ़ाया। अर्थात जहां पर जिस पेड़ पे 2 टमाटर लगते थे, आज हमने उस पेड़ में जेनेटिक्स इंटीग्रेट किया, तो आज उस एक ही पेड़ 2 की बजाय 10 टमाटर देता है। जब 10 देता था तो आज 25-30 देता है, बढ़ गई ना। लेकिन क्वालिटी में हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने क्या करा? उसकी प्रोडक्शन बढ़ाया, तो उससे उसकी वैरायटी भी इम्प्रूव हुई। हमने एब्रोड की भी वैरायटी को यूज किया, जिससे क्वांटिटी बढ़ी और साथ में वैरायटी पे भी कोई चेंज नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब आता है यहाँ पे क्या आता है, हमने उसमें अब क्रॉप किया तो पहले हम मौसम पे चेंज होते थे, बारिश होएगी तब फसल होगी। आज हमने क्या करा? उसके लिए वाटर पंपिंग की, मोटर लगा दी, ट्यूबवेल लगा दी, राइट, और पानी हम जब चाहें तब खेतों को दे सकते हैं। तो हमने ये भी एक मैनेजमेंट किया जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन पे कोई लॉस ना हो। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके लिए भारत में बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहाँ कंट्री है, बहुत सारे फार्मर है, उन्हें ट्रेंड किया, राइट। किसी के खेत में बीज बोने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्हें कम इंटरेस्ट पे पैसा अवेलेबल कराया, जिसे कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो वे किसानों को सपोर्ट करते हैं ताकि वे समय पे क्रॉप को उगा सके। अब वो लोग कई कई महीने खेत में लगे रहते थे, तो उन्होंने क्या करा? एक मिनिमाइज इंस्टॉलमेंट पे उन्हें ट्रैक्टर अवेलेबल कराए, उन्हें फील्ड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वे सब हैकर किए। मेरा मनी लैंडर, मैंने मनी लैंडर ही उन्हें टेक्नोलॉजी बताई, उन्हें शॉर्ट टर्म पे गुड वैरायटी और गुड मास ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया, जिससे किसान की भी इकोनॉमिक्स कंडीशन चेंज हुई और देश की भी हुई। क्लियर? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा? उनके लिए बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे वे बनाए। इज दैट क्लियर?
द प्रोडक्शन पार्टिकुलर कैन बी एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग तरीके से। तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन, उन्होंने इस तरीके की क्रॉप इम्प्रूवमेंट की कि कम कीमत पे, कम खर्चे पे ज्यादा पैदावार हो, और जब ज्यादा पैदावार होगी तो किसान को ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब इन्होंने कहा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अब इसका भी रखा गया। जब क्रॉप प्रोडक्शन है तो ये ना हो कि भैया हमने केमिकल तो डाल दिया, फर्टिलाइजर तो डाल दिया, लेकिन गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो ये भी बेकार था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या करा, रिन्यूड फीड फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सबको अपने विकास ग्रोथ के लिए पौधों की रिक्वायरमेंट होती है, और पौधों में हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट ग्रोथ। न्यूट्रिएंट आर सप्लाई टू प्लांट बाय एयर। अब पौधों को तो कहाँ से मिली, हवा भी मिली, पानी भी मिला, मिट्टी भी मिली। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट। और पौधों के लिए जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वे न्यूट्रिएंट्स हमने समय समय पे खेतों में डाले, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, राइट, ये मिनरल्स हैं, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा, जब पौधे को सब कुछ मिलेगा तो पौधा अपने फल में भी सब कुछ देगा, तो हमारे लिए भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। तो हमने किसे दिए, पौधों को, पौधों ने हमें सही न्यूट्रिएंट देंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी फीमेल को कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को अच्छा रखने के लिए लोग क्या करते हैं, उसकी माँ को अच्छा खिलाते हैं। तो हमारे लिए माँ क्या है, पेड़ पौधे, मिट्टी, वही तो देते हैं हमें। तो हम माँ की सेवा करते हैं, तो माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, तो हमें सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराती है। इधर के लिए द अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये टेबल में भी लिखा हुआ, जैसे एयर, कार्बन और ऑक्सीजन। एयर में से क्या मिलता है उसे, कार्बन और ऑक्सीजन। रात को ये ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधे और दिन में कार्बन, तो कार्बन भी लेते हैं, तो ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। सॉइल, ये माइक्रो ऑर्गन्स, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब मिट्टी से चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई सा आगे चलते हैं। ऐसे मजे मजे में पढ़ो यार दोस्तों, रट्टाफिकेशन मत लगाओ। रट्टा लगाओगे तो लाइफ में तुरंत भूल जाओगे। तो इस तरीके से आप, जैसे ये फर्टिलाइजर, अब हमें पता है फर्टिलाइजर 2 टाइप्स होते हैं। एक ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक होता है, और एक होता है साइंटिफिक। तो ऑर्गेनिक में आता है जैसे मल से, राइट, जिसे हम मैनुअल करते हैं, कूड़े कबाड़े से, वेस्टेज पार्ट से, वेस्टेज प्लास्टिक नहीं, आपके फूड का ही, उसे दूसरा। अब दूसरा होता साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक बनाते हैं, तो फर्टिलाइजर कमर्शियल प्रोडक्शन। लेकिन हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कम यूज करते हैं क्योंकि उससे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, साइंटिफिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो साइंटिफिक फर्टिलाइजर क्या होता है, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन या पोटेशियम ज्यादा होता है। ये दैट के लिए तो ये मैनुअल कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, बताया था मैंने अभी। तो ये फर्टिलाइजर का ही एक पार्ट है। क्लियर? तो 2 तरीके के, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं ये प्राकृतिक है, नेचुरल है फर्टिलाइजर, और ये फर्टिलाइजर क्या है, जो साइंटिफिक नहीं। दोनों का मतलब क्या है, प्रोडक्शन करना। इससे स्लो प्रोडक्शन होता है, राइट। ये एनिमल्स मल्क से ज्यादा तैयार होता है, जैसे गाय भैंस का गोबर, हमारे घर का हाउस होल्ड वेस्टेज, दोनों को मिक्स करते हैं और
कुछ टाइम के लिए उसे हवा में और पानी में छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? गांव में देखा होगा कूड़ा इकट्ठा करते हैं लोग, करते हैं ना, उसमें बारिश भी होती है, सब कुछ होता है। जैसे ही उसे 1 साल हो जाता है तो उस कूड़े को बेच देते हैं, किसान खरीद लेते हैं, उस कूड़े को फावड़े से खोदते हैं और अपने खेतों में जाके बिखेर देते हैं, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होता। लेकिन अब हम इसके लिए वेट करते हैं, ये साइंटिफिक है, तो ये बड़ी तेजी से बन जाता है। फर्टिलाइजर गेट वास्ट अवे ड्यू टू द एक्सपेंसिव। इसमें क्या होता है? इरिगेशन होता है। इरिगेशन में इसमें तो क्या है, म्यांमार में इसमें घास फूस ज्यादा उगता है, लेकिन इस फर्टिलाइजर में क्या होता है? इरिगेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो जो जो वेस्टेज प्लांट होते हैं वे मर जाते हैं, जो अच्छे प्लांट जिसके लिए डालते हैं वे ग्रो हो जाते हैं। तो इनमें घास कम होती है और इनमें घास ज्यादा होती है। इसमें इरिगेशन की कम जरूरत पड़ती है, इसमें इरिगेशन की ज्यादा होती है। अब डिस्ट्रॉय बाय द सॉइल, लेकिन इसका एक लिमिट भी, लिमिटेशन भी है। इसकी एक लिमिटेशन है, ये मिट्टी को अच्छा करता है, लंबे समय तक खेती कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर क्या करता है? कुछ ही समय के बाद मिट्टी को रेत बना देता है, जिसमें पौधे या क्रॉप नहीं होते। फिर हमें मिट्टी को टाइम देना पड़ता है। हम मिट्टी को तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अर्थात इसका मतलब है फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो इससे क्या होता है? जल्दी जल्दी यहाँ से ग्रो मास ऑफ प्रोडक्शन करो और फिर इस मिट्टी को निकाल दो। इसीलिए खेत आपने देखे होंगे, पहले खेत ऊंचे होते थे, अब खेत गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि लोग उसकी मिट्टी बेचते हैं जो शहरों में आती है, जिससे आप अपने घर का भराव करते हैं। कहते हैं ना ये मिट्टी आई है, तो ये सब खेतों से खुद के आते हैं, जैसे पीली मिट्टी, ये मिट्टी, तो ये सब फर्टिलाइजर से ऐसी हो जाती है। इस तक के लिए इसके बाद फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इधर के लिए बाय।